दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सांझ का सूरज। कमरों में घुमड़ता हवन का धुआं रास्ता ढूंढता खिड़की से बाहर निकल रहा था। अभी अभी 11 ब्राह्मणों की पंगत भोजन करके गई थी। दादू जमीन पर बिछे आसन के किनारे बैठे शांत आंखों से दादी की तस्वीर देख रहे थे। माला चढ़ी तस्वीर। आज बरसी थी दादी की। वहीं खड़ा पोता संचित उनको देख रहा था। जाने सच था या वहम, उसने दादू की आंखों पर पनीली झिल्ली देखी। दादू, आसन समेटकर पोछा लगवा दूं? उसने पूछा तो वो चिहुके जैसे किसी याद से जागे हों। हाथ हिलाकर मना करते हुए बोले, अभी रहने दे। ठीक है, कहकर वो पानी लेने चला गया। रसोई के दरवाजे से उनका कंधा दिख रहा था उसे, वो कंधा जिस पर अक्सर दादी अपना सर टिकाती थी। इंसान अकेले जन्म लेता है और मौत उसे अकेला ही ले जाती है, लेकिन ये अकेले जाने वाली थियरी ठीक नहीं है। जोड़ों का तो साथ में ही उड़ जाना बेहतर है, वरना अकेले कोई कब तक उड़े। दादू अक्सर कहते थे कि जिंदगी में सब अपना काम करने आते हैं, जिसके काम पूरे हो गए वो चला गया। तो क्या उनका भी कोई काम बाकी था? ग्लास भरकर बहने लगा। थोड़ा सा पानी गिराकर तली पहुंचते हुए संचित उनके पास आया। दादू, पानी। इतनी सेवा मत कर, कुछ दिन बाद चला जाएगा अपने माँ पापा के पास, अमेरिका। उनकी आवाज में थकावट थी, जैसे तन्हा आसमां में चक्कर काटता फाख्ता थक गया हो, हार गया हो। वो उठकर आराम कुर्सी पर बैठे और आंखें मूंद लीं, लेकिन बंद पलकों के पीछे पुतलियों की हलचल, कुर्सी के हत्थे पर नाखून की खटखटाहट, सब देख रहा था संचित। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने दरवाजा खोला। पोस्टमैन था। सरकारी पोस्ट के अलावा कोई खत पहली दफा आया था दादू के नाम। लिफाफे पर नाम पढ़ते हुए बोला, किसी निवेदिता बैनर्जी की चिट्ठी है। दादू की निगाहें सीधी खत पर थीं। कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर खत थामा। उंगलियों की वो सरसराहट कुछ अलग थी। कपकपाती उंगलियां उस नाम पर फिराते हुए बोले, जरा टीवी के सामने से चश्मा तो उठा दे। उनकी नाक पर टिके चश्मे और पीछे से झांकती धुंधलाई आंखें देखकर सचिन ने पूछा, मैं पढ़ दूं क्या, इफ यू डोंट माइंड? खत बढ़ाते वक्त एक हिचक थी उनके हाथों में। वो पढ़ने लगा, शेखर, आशा है कि तुम ठीक हो गए। कुछ महीने पहले छुटकी से पता चला कि तुम्हारी पत्नी नहीं रही। जीवन का नाम आना जाना है, तुम हताश मत होना, जैसे मैं नहीं हुई थी। 7 साल से अकेले जीवन जी रही हूं। कुछ बाकी रह गए काम पूरे कर रही हूं। एक काम तुम्हारे हिस्से का भी है, अगर अनुमति हो तो उसे पूरा कर दूं। पत्रोत्तर अवश्य देना। प्रतीक्षा में, तुम्हारी मम्पा। खत मोड़ते हुए उसने दादू को देखा। गायब हो चुका धुआं उनकी आंखों में चुभ रहा था। वो कहीं गुम थे, जैसे दूर दराज की आवाजें सुन रहे हों। संचित भी सुनना चाहता था वो खामोश आवाज जो उनकी पलकों पर बूंद बनकर झूल रही थी। खतों की तासीर होती ही है कुछ ऐसी, बीता सब कुछ बटोर कर ले आने वाली। छत को एक टक तकते, कुर्सी पर झूलते दादू के चेहरे पर चिट्ठी का हर्फ हर्फ उकर रहा था। मम्पा, निवेदिता, 2 नाम वाले इस किरदार में संचित उलझने लगा। उनके पांव के करीब बैठते हुए उसने पूछा, ये आपकी कोई दोस्त हैं? वो 2 पल चुप रहे, शायद कोई सटीक नाम खोज रहे थे उस रिश्ते का। दोस्त तो नहीं थी वो, कहकर वो अपनी हथेली में झांकने लगे और सचिन उनकी आंखों में, जैसे आंखें कोई बायोस्कोप हों, 45 साल पुरानी जिंदगी दिखाता बायोस्कोप, जिसके गोल घेरे के दोनों ओर हाथ लगाए वो कलकत्ता शहर देख रहा था
21 साल के शेखर यानी दादू और मंपा को देख रहा था। शेखर की पहली पोस्टिंग कलकत्ता में हुई थी, स्कूल में बतौर अंग्रेजी टीचर। पिताजी ने अपने दोस्त से कहकर किराए के मकान का इंतजाम करवा दिया था। उस शाम ड्यूटी ज्वाइन करके वो सीधे बताए पते पर पहुंच गया। सलेटी रंग का घर, गली से पहली मंजिल को जाती सीढ़ी और ठीक नीचे एक गैलरी। इधर उधर देखते हुए वो गैलरी के भीतर आ गया। कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसने हिचकते हुए एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। तुम्हें की चाहिए? दरवाजे की ओट से 15-16 साल की एक लड़की झांकी। नीम पाती सी कटीली आंखें, गुथी लंबी चोटी, गालों पर झूलती लट, जिसे आलता रचे हाथ कान के पीछे खोस रहे थे। वो किराए के घर के लिए, शेखर ने कहा। अच्छा अच्छा, कहते हुए उसने चाबी उठाई और आंगन से ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। शेखर उसके पीछे था। कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, आगे वाली सीढ़ियां है ना, वो तुम्हारा रास्ता है। मंपा, ओ मंपा, तुम्हें कोथाय? तभी किसी ने नीचे से पुकारा। अमी आश्ची माँ, कहते हुए वो नीचे दौड़ गई। साड़ी के नीचे से उसके आलता लगे पांव झांक रहे थे, गुलाबी पांव जिन पर गाढ़ा आलता बहुत खूबसूरत लग रहा था। शेखर उससे निगाहें हटाते हुए कमरे में आ गया। साफ सुथरा था कमरा। बक्से में से कपड़े निकालकर अलमारी में लगाने के बाद वो ट्रांजिस्टर लेकर बैठ गया। दादा, दरवाजे पर मंपा की छोटी बहन छुटकी थी। तश्तरी बढ़ाते हुए बोली, माँ ने मिठाई भिजवाई है। मिठाई किस लिए? शेखर ने पूछा। मंपा दीदी का रिश्ता पक्का हो गया ना, उसकी मिठाई। दरवाजे के पास वाली मेज पर प्लेट रखकर वो भाग गई। ट्रांजिस्टर के सिग्नल टूट टूट कर आ रहे थे। शेखर उसे हाथ में लिए बैठा रहा, न उसे बंद किया न फ्रीक्वेंसी मैच की। दादू की पलकें झपकी तो अतीत का बायोस्कोप रुक गया। सचिन बेचैन हो गया। वो वापस जाना चाहता था अतीत में। वो जानना चाहता था कि इस किस्से में किसी प्रेम कहानी की तो गुंजाइश थी ही नहीं। फिर कौन सा रिश्ता बना था शेखर और मंपा के बीच? यादें दादू की आंखों में पाले के उस पार बैठी थीं। हाथ बढ़ाए, वो उन्हें ले भी जाती अगर दादू ने खुद को मसरूफ न रखा होता। वो आसन समेटने में लगे थे। उनके हाथ से आसन थामते हुए संचित ने पूछा, फिर शादी हो गई उनकी? अभी कहाँ, अभी तो 18 का होना था उसको। उन्होंने कहा तो गुनगुनाती यादें फिर से 45 साल पीछे चल दी। कोलकाता में वो शेखर की पहली सर्दी थी। छत पर बिखरी गुनगुनी धूप में बैठा वो किताब पढ़ रहा था। आंगन से आती सीढ़ियों पर मंपा गुनगुनाती हुई चढ़ रही थी, हाथ में किताब थामे, और पीछे पीछे छुटकी। दादा क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। शेखर ने कनखियों से मंपा को देखकर कहा, टैगोर की कविता। टैगोर? मंपा ने गुनगुनाना रोक कर पूछा। तुमने उनका संगीत सुना है, रविंद्र संगीत? जो तुम गुनगुना रही थी वही ना? उसने तुक्का मारा। हाँ में गर्दन हिलाकर मंपा वापस गुनगुनाते हुए किताबों के पन्ने पलटने लगी। टैगोर से शुरू हुआ सिलसिला हर सर्दी की सुबह के साथ आगे बढ़ रहा था। छत पर बढ़ती धूप उनके बीच नजदीकियां पैदा कर रही थी। अब शेखर सुबह 2 प्याली चाय बनाता। मंपा भी अब गुनगुनाती नहीं थी, बाकायदा गा कर सुनाती। हालांकि बांग्ला बोल शेखर को समझ नहीं आते, लेकिन वो सुनता, दिल लगाकर सुनता। धीरे धीरे मंपा आदत बन गई थी उसकी, जैसे सांस लेना सीने की, ख्वाब देखना आंखों की और धड़कना दिल की आदत होती है। और जब एक रोज मंपा नहीं आई तो वो बेचैन हो गया। आंगन की मुडेर पर चक्कर काटता रहा कि वो दिख जाए। काफी देर तक जब नहीं रहा गया तो हार कर नीचे चला आया। बाबा, शेखर दादा आए हैं। उसे देखते ही छुटकी बांग्ला में बोली और बैठक की तरफ दौड़ पड़ी। वहां कुछ मेहमान बैठे थे और दरवाजे से सटकर खड़ी थी मंपा, एकदम मायूस। शेखर, इनसे मिलो, ये मंपा के मंगेतर सुजॉय। बाबा ने कहा तो शेखर ठिठक गया। लगा जैसे किसी ने सामने रखे आईने से पर्दा खींचकर उसे असलियत दिखा दी हो।
उस रात वो सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो सुजॉय का चेहरा चमक जाता। रात भर ट्रांजिस्टर की नॉब घुमाता रहा कि सन्नाटे के शोर को तोड़ सके। पांव बिस्तर पर रगड़ता रहा कि थक कर सो जाए, लेकिन सब बेकार। तुम्हें सुजॉय अच्छे नहीं लगे? अगली सुबह मंपा ने उससे पूछा। क्यों पूछ रही हो? शेखर ने पूछा। मुझे भी नहीं लगते, मुझे तो तुम। मंपा बीच में रुकी। तुम क्या? शेखर ने पूछा तो वो बोली नहीं। होंठ उसे रोक रहे थे और आंखें सब कह रही थीं, लफ्ज दर लफ्ज, जिनमें से एक लफ्ज में मंपा थी, दूसरे में शेखर और तीजे में प्यार। यादों से छिटककर प्यार के रंग दादू के चेहरे पर बिखरे थे। हल्की फुर्ती भी आ गई थी उनमें। कुर्सी से उठकर उन्होंने अलमारी से पुराने ऑडियो कैसेट निकाले और उनमें से एक टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। मध्यम मध्यम बांग्ला संगीत तैरने लगा। वो वहीं मोड़े पर बैठकर गुनगुनाने लगे। एक नॉर्थ इंडियन के मुंह से बांग्ला संगीत सुनना अजीब तो नहीं, लेकिन अचरज भरा जरूर लगा। वो हिंदी में नहीं गाती थी क्या? संचित के बचकाने सवाल पर वो हंस पड़े और फिर सालों पुरानी यादों में डूब गए। शेखर के इर्द गिर्द मंडराती मंपा की आवाज हवाओं में घुल रही थी। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सुबह के 9 बजे का वक्त था। शेखर ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था और मंपा उसकी बाह थामे उस पर झूलती हुई उसे रोक रही थी, या यूं कहो कि छेड़ रही थी। तुम्हारे दिल के चक्कर में नौकरी चली जाएगी, शेखर ने कहा। अच्छा, तुम्हें मैं प्यारी हूं या नौकरी? उसने रूठते हुए पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। उसे तो रीझना आता था मंपा पर, उसकी शरारतों पर। सारी बदमाशियां उसे अच्छी लगती थीं। शुद्ध शाकाहारी शेखर के इर्द गिर्द मच्छी झुलाना, चोरी से आंखों से शरारत करके सबके सामने उसको झेंपने पर मजबूर करना और बात बात पर मास्टर जी कहकर टांग खींचना, सब अच्छा लगता उसको। तुम हमेशा ऐसी ही रहना मंपा, वो अक्सर उससे कहता। लेकिन मंपा हमेशा वैसी ना रह पाती। घर में छिड़ता शादी का जिक्र उसे शांत कर जाता। शाम जब दोनों छत पर मिलते तो वो चुपचाप सपाट आसमां के किसी बिंदु को निहारती रहती। शेखर भी चुप रहता। कहता भी तो क्या, उसके पास न कोई भविष्य था और न सपना पूरा होने की उम्मीद था, तो बस मुट्ठियों से फिसलता वक्त। उस रोज आंगन में सुबह से गहमा गहमी थी। बाबा कई दफा बाजार से सामान लेकर आ रहे थे। शायद कोई मेहमान आने वाले थे। बहुत देर से आंगन की मुडेर से झांकते शेखर को छुटकी दिखी। ए छुटकी, आज कुछ खास है? उसने पूछा। हाँ, दीदी के ब्याह की तारीख निकल रही है। यह सुनकर शेखर के पांव थरथराने लगे। लगा जैसे किसी ने प्राण सोख लिए हों। उसे याद आया कि अगले महीने मंपा का 18वां जन्मदिन था। मतलब उन्हें अब अलग होना था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो कमरे में चला आया। सुबह से शाम और फिर रात हो गई। आंगन से आती लोगों की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। शेखर, शेखर! रात गए दरवाजे पर मंपा की आवाज सुनकर वो चौंका। उसने दरवाजा खोला। हाथ में एक बैग थामे मंपा खड़ी थी, सूजी सुर्ख आंखें लिए। मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं होना तुमसे दूर, मुझे ले चलो कहीं शेखर। वो उसके सीने से लगकर फपक पड़ी। एक सूखी सिसकी आज में तैर गई। संचित दादू को देखने लगा और दादू उसे। यादों से बीच में वापस आना संचित के लिए ऐसा था जैसे अतीत कोई गवाह हो और वो उससे जिरह करता वकील। उसके बेफिक्र दादू खिड़की के पार कहीं दूर निहार रहे थे।
आप लोग गए तो थे, तो फिर अलग कैसे हुए? उसने पूछ ही लिया। वो बोले स्टेशन तक पहुंचे थे, फिर उसे घर, माँ बाबा, छुटकी, सबका ख्याल आ गया। घर के बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं होता। फिर आपने क्या किया? वहीं रहे या चले आए? संचित की आवाज थोड़ी मायूस थी। वहीं रहा, अभी 2 महीने थे ना हमारे पास। ये कहते हुए दादू की निगाहें सूरज के साथ डूबने लगीं। 43 साल पहले ऐसा ही सूरज कलकत्ता शहर में डूब रहा था और उसके साथ डूब रही थीं शेखर मंपा की 2 जोड़ी आंखें। शादी के 20 दिन पहले की शाम थी। शादी की चिट्ठियां लिखवाने के बहाने मंपा शेखर के पास आई थी। चटाई पर चिट्ठियां बिखरी थीं और उसकी कलम ठहरी हुई। मंपा के साथ किसी और का नाम कैसे देखता? हमने गलत किया ना शेखर? मंपा ने पूछा तो उसने पहले हाँ और फिर ना में सर हिलाकर कहा, गलत कुछ भी नहीं होता मंपा। प्यार करना था, कर लिया। अलग होना था, हो जाएंगे। लेकिन ये 2.5 साल तो रहेंगे ना हमारे साथ, हमेशा। मंपा की कलाई पर गिरी 2 बूंदों से अपना नाम लिखते हुए बोला, मलाल तो बस इसका है कि जिंदगी की आखिरी सांझ का सूरज जिसे तुम्हारे साथ देखना चाहता था वो नहीं देख पाऊंगा। बिछड़ना कभी भी आसान नहीं होता। किसी ऐसे इंसान का जाना जिससे आप प्यार करते हैं रूह निकलने जैसा होता है। रूह ही तो थी मंपा शेखर की और शेखर मंपा की देह। धीरे धीरे मेहमानों से घर भरने लगा। गूंजते शगुन गीत बता रहे थे कि दूर होने का वक्त नजदीक था। और फिर वो रात आ गई, मंपा की शादी की कयामत भरी रात। घर वाले, रिश्तेदार सब आए थे। दुल्हन बनी मंपा शेखर का इंतजार कर रही थी, आखिरी दफा मिलने के लिए। बिछड़ने से पहले आखिरी बार मिलना क्यों इतना जरूरी हो जाता है? शेखर को नहीं पता था कि मंपा उसके इंतजार में थी, फिर भी वो उसके सामने था। उसके मांग टीके, लाल सफेद बिंदियों से सजे माथे को तो कभी हथेली के आलते को देखता रहा। शेखर, अब जाना होगा, कहते हुए उसने शेखर के चेहरे को छुआ और सिसक पड़ी। ये तो होना था ना मंपा, रो मत। नई जिंदगी की शुरुआत ऐसे नहीं करते। आंसू पोंछकर वो बोली, तुम चले जाना यहां से। हाँ, रह भी नहीं पाऊंगा। तुम खुश रहना हमेशा। उसके सर पर हाथ रखकर शेखर तेज कदमों से बाहर चला आया। मंपा कितनी ही देर दरवाजे से लगी रोती रही। शादी हुई, विदाई हुई और वो चली गई। संचित और दादू भी अतीत के सफर से लौट आए। रात गहरा चुकी थी। उसने कमरे की लाइट जलाई और खत रखते हुए पूछा, जवाब भेजकर बुला लें उनको? दादू कुछ सोचते हुए बोले, नहीं। क्या जाने ये जवाब दादू ने उसे दिया था या खुद को? यादों के सफर की थकान, कुछ अधूरा रह जाने की तड़प अगली सुबह भी दादू के चेहरे पर दिख रही थी। उनसे नाश्ता नहीं किया गया। बोल से 2 चम्मच दलिया खाकर उसे सरकाते हुए बोले, मन नहीं कर रहा। मन की करेंगे तो मन भी करेगा दादू। संचित का इशारा दूसरी तरफ था। वो इंतजार कर रही होंगी दादू, जवाब भेजना चाहिए। लोग क्या कहेंगे संचित? हारी हुई आवाज में दादू बोले, लोगों का छोड़िए, आप क्या चाहते हैं? कहते हुए उसने उनकी आंखों में देखा। जवाब वही था। वो चाहते थे कि मंपा आए, साथ रहें, लेकिन दुनियावी बंदिशें उनका मन मार रही थीं। लेकिन संचित को नहीं पड़ी थी समाज की, उसको फिक्र थी तो बस दादू की।
उनसे बिन पूछे बिन बताए उसने जवाब भेज दिया, शेखर बनकर, साथ ही 4 रोज बाद की रिजर्वेशन टिकट भी। अधूरे प्यार के किस्से सुनने में खूबसूरत हो सकते हैं, जीने में नहीं। अगर दादू की जगह संचित या आज की जनरेशन का लड़का होता तो शायद मंपा को जाने ही न देता। उस वक्त का वक्त जरूर अलग होगा। सैकड़ों दर्द सीने में छुपाकर लोग जी जाते होंगे, दादू की तरह। अगले 4 रोज बड़े दिनों बाद गुजरे। संचित सुबह से बार बार रेलवे साइट पर ट्रेन के आने का समय देख रहा था। ट्रेन शाम के ठीक 5 बजे आने वाली थी, यानी अब से 15 मिनट बाद मंपा स्टेशन पहुंच जाएंगी और उसके आधे घंटे बाद यहां अपने शेखर के पास। शाम ढल रही थी। दादू सोफे पर बैठे कोई नॉवेल पढ़ रहे थे। संचित ने मध्यम आवाज में वही बांग्ला भाषी रिकॉर्ड लगा दिया। क्या हुआ बेटा? दादू ने पूछा। ऐसे ही मन कर रहा था। आपको मंपा याद आ गई क्या? उसने पूछा तो वो मुस्कुरा दिए, जैसे कहना चाह रहे हूं भूला ही कब था। कुर्सी पर बैठा संचित घड़ी के सेकंड्स भी नाप रहा था। पहले आधा घंटा बीता, फिर 40 मिनट, फिर घंटा भी बीत गया। दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। रेलवे इंक्वायरी पर पता किया तो ट्रेन जा चुकी थी। पता नहीं उन तक खत पहुंचा भी कि नहीं। कहीं उन्होंने अपनी इच्छा तो नहीं बदल दी, या क्या वो भी समाज के बहकावे में आ गईं? कई अंदेशे उसको घेरने लगे। उसने हथेली से अपनी आंखें भींच लीं। दरवाजे की घंटी बजी तो उठकर खोलने का मन भी नहीं हुआ। वहीं बैठा दरवाजे की ओर जाते दादू के कदमों की आहट सुनता रहा। सिटकिनी और दरवाजा खोलने की आवाज के बाद कोई आवाज नहीं आई। दादू? उसने आंखें मूंदे हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। हड़बड़ा के वो दरवाजे की ओर भागा और फिर ठहर गया। इस बार दादू खड़े थे, एकदम स्थिर, और उस तरफ मंपा थी, बिल्कुल ठहरी हुई। संजीले सूरज की रोशनी कमरे में बिखर रही थी और अभी अभी 2 आवाजों में पुकारे गए 2 नाम हवा में तैर रहे थे, शेखर और मंपा। बस इतनी सी थी ये कहानी।